नमस्कार। समसामयिकी मुद्दों पर एक चर्चा का श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और ये इसका पहला भाग है। इस चर्चा के अंतर्गत हम 2021-22 के महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है और उम्मीद करते हैं कि उस परीक्षा से पहले हम 2021-22 के तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं पर आप लोगों से चर्चा कर चुके होंगे। वैसे समसामयिकी पर मेरी चर्चा, विशेषकर 2021-22 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा सामने है, इसीलिए मेरा प्रयास है कि उससे पहले वर्ष 2021-22 के तमाम चर्चा मुद्दों पर चर्चा कर लें। हाल में ही भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई और देखें तो इससे हमेशा से प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भी आगे भी पूछे जा सकते हैं। भारत कई देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल है। अमेरिका के साथ 2+2 की वार्ता हुई है, लेकिन इस वार्ता के दौरान ही मोदी बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हुई। हालांकि ये मीटिंग पहले से तय नहीं थी, लेकिन तय हुई और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन वह मुद्दा मुख्यतः 2+2 का ही था। जैसे भारत अमेरिका के बीच 11 अप्रैल 2022 को 2+2 की वार्ता हुई है। इसके अलावा इसमें दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कि नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। तो पूछा जाता है कि भारत की तरफ से इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका की तरफ से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन शामिल थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमेरिका की तरफ से कौन शामिल थे, भारत की तरफ से कौन शामिल थे, खास करके ऑब्जेक्टिव ध्यान। इस पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। 3 मुद्दे भारत है कि एक तरह से कोविड महामारी को देखकर दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है। फिर इस तरह से खाद्य संकट समस्या, ये विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उस समस्या के समाधान के लिए दोनों देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और केंद्रीय बिंदु इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरह से दोनों देशों के बीच सहयोग होगा। और भारत क्वाड के अंतर्गत भी अमेरिका पर इस मुद्दे पर सहयोग करता रहा। 2+2 से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2017 में, इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन पहली बैठक वर्ष 2018 में हुई। यदि पूछा जाए कि इसकी घोषणा कब हुई थी तो 17 आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि इस पहली वार्ता कब हुई तो आंसर 2018 हो जाएगा। दूसरी वार्ता 19 में हुई थी और तीसरी वार्ता 2020 में हुई, और इस बार ये चौथी वार्ता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता था, अमेरिका में जो +2 बढ़ा हुआ है वो कौन सी वार्ता थी। चौथी वार्ता थी, टू प्लस टू की चौथी वार्ता थी। तो है कि 2+2 वार्ता क्या, किस तरह से आप परिभाषित करते हैं। सामान्यतः जब दो देशों के दो मंत्री एक साथ वार्ता में शामिल होते हैं तो 2+2 वार्ता इसे कही जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत अभी जिन देशों के साथ 2+2 वार्ता कर रही है, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है, वहां पर भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ही 2+2 वार्ता के हिस्सा हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में 2+2 वार्ता के अंतर्गत वाणिज्य मंत्री को और भारत सरकार के कोई और मंत्री शामिल होकर के अमेरिका को उन्हीं अपने समकक्ष के साथ वार्ता करे। लेकिन यहाँ पर है कि यदि पूछा जाता है तो इसका आंसर निश्चित रूप से ये होगा कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और उधर के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री। एक अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूक्रेन को जीत मिली है और ये काफी चर्चा का विषय रहा। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित प्रश्न है। रूस यूक्रेन युद्ध पर हम काफी चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन फिलहाल उससे एक खबर ले रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और इस मुद्दे में देखिए तो यहाँ पर रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में फैसला आया था। न्यायालय ने यह फैसला 13-2 से सुनाया था, मतलब 13 न्यायाधीश फैसले के पक्ष में थे, 2 विरोध में था। रूस और चीन के देशों से संबंधित रखने वाले जजों ने फैसले के खिलाफ में मत दिया और माना जाता है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के पक्ष में समर्थन किया। इस घटना से महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जज भी इसमें शामिल थे। 15 जज में उसने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। यदि विश्व के अन्य मंचों पर देखें तो भारत का दृष्टिकोण हमेशा से अलग रही है, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और दलबीर भंडारी का मत उसका अपना मत है, न्यायालय का मत, ना कि वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपना मतदान कर रहे। न्यायालय का आदेश कहता है कि रूस यूक्रेन पर हमले को लेकर न्यायालय कहता है वो परेशान है, तत्काल युद्ध रोका जाना चाहिए। इसके साथ साथ न्यायालय ने यह भी माना कि रूस ने अभी तक किसी नरसंहार में
शामिल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने माना है कि रूस आक्रमणकारी देश है और इसे तत्काल आक्रमण रोकना चाहिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ष 1945 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 1946 से काम करना शुरू करती है। फिर यही से क्वेश्चन बन जाता है। अगले देखें तो अभी चर्चा कर रहे थे कि रूस के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का क्यों लागू नहीं हो पाया, रूस अभी भी आक्रमण, तो उसके पीछे वजह है कि रूस के पास वीटो अधिकार है। कि रूस के पास वीटो अधिकार नहीं होता तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू कर दिया जाता और रूस को आक्रमण रोकना पड़ता, क्योंकि आगे इस पे चर्चा करेंगे कि अपने फैसले को लागू करने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद से आग्रह करना पड़ता है और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में रूस के पास वीटो अधिकार। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड है, राजधानी हेग में। 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। न्यायाधीशों का चयन सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुमत के आधार पर होता है, मतलब दोनों सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों बहुमत के आधार पर इसका। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या दो देशों के बीच विवाद सुलझाना यहाँ प्रमुख काम, इनका प्रमुख कार्य है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले जैसे कि चीन के खिलाफ भी आए हैं, लेकिन चीन ने भी इंडो पैसिफिक पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि वो भी सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य, उनके पास भी वीटो का अधिकार है। इससे कई और प्रश्न बन सकते हैं कि न्यायालय का कार्यकाल, न्यायाधीश कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। भारत के कौन से न्यायाधीश थे? दलवीर भंडारी थे, हालांकि वो दूसरी बार इसके रहे, इससे पहले भी वो रह चुके 9 साल के लिए। अब है बिम्स्टेक सम्मेलन। इससे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना को कब हुई, किस घोषणा के तहत हुई थी। ये दोनों बात याद रखना चाहिए। बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय ढाका में है और अस्थायी सचिवालय भी ढाका में ही है। 5वां सम्मेलन था जिसका जो श्रीलंका में कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में आर्थिक संकट से गुजर रही है, उसके बावजूद भी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। 5वां शिखर सम्मेलन था 30 मार्च 2022 को श्रीलंका के हैबिट में, मतलब कि कोलंबो का एक स्थल है, वहां पर इस आयोजन किया गया। शिखर के थीम भी पूछे जाते हैं, इस थीम को याद कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें सम्मेलन में समझौता हो है राजनयिक प्रशिक्षण, मतलब इस संगठन में शामिल देश एक दूसरे के नागरिक पर राजनयिक के प्रशिक्षण में सहयोग करेंगे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ये 2 मुख्य बिंदु थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और बिंदु भी थे। बिम्स्टेक के बीच कई स्तरों पर सहयोग चलता है। हर सम्मेलन में अलग अलग विषय आते हैं। कौन कौन सदस्य देश शामिल है वो भी पूछे जाते हैं। नाटो समिट 2022 काफी चर्चा में रहा, चूंकि दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब नाटो का सम्मेलन होगा तो रूस यूक्रेन युद्ध पर इसकी नीति क्या रहेगी। लेकिन इस सम्मेलन में भी नाटो देशों ने फैसला किया कि यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। ये ब्रसेल्स में इसका सम्मेलन हुआ, बेल्जियम में, और यहीं पर G7 नाटो यूरोपीय नेताओं के साथ अमेरिका राष्ट्रपति मिले थे। हालांकि G7 देशों का सम्मेलन आने वाले समय में जर्मनी में होने वाला। नाटो सम्मेलन में जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें थे रूस के साथ ऊर्जा आपूर्ति रोकना, मतलब कि रूस से आने वाले तेल और गैस पर यूरोपीय देश अपनी निर्भरता को खत्म करें और नाटो के सदस्य देश भी रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करें, यानी रूस से ऊर्जा आपूर्ति रोका जाए। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए जो शरणार्थियों की समस्या है उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। नाटो देश ने आगे चलकर, आज ही नाटो के तरफ से बयान आया है, इससे पहले भी बयान आया है कि वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा। और जिस समय ये सम्मेलन हो रहा था उस समय भी इस बात की चर्चा हो रही थी क्या नाटो यूक्रेन को हथियार देगा, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है और वो नाटो के सदस्य देश भी खुल के कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, सिवाय इसके कि उसके सैनिक यूक्रेन नहीं जाएंगे। देखना होगा कि जिस तरह से नाटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रही है, इसका रूस और यूक्रेन युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तमाम विश्लेषक मानते हैं कि इस हथियार के सप्लाई की वजह से ही यूक्रेन रूस के सामने रूस का मुकाबला कर रहा है।
क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं, 30 सदस्य देश शामिल हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार 4 अरब देशों का सम्मेलन इजराइल में हुआ, और 4 अरब देशों के सम्मेलन इजराइल में पहली बार हो रहा था, जिसमें कि यूएई, बहरीन, मोरक्को, मिस्र के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया, और इसके अतिरिक्त अमेरिका के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल थे। इसका अर्थ हुआ कि कुल 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 अरब देश थे और एक अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल। सऊदी अरब के विदेश मंत्री तो इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन सऊदी अरब का प्रतिनिधि इसमें शामिल था। इसे नेगेव शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 21 मार्च 2022 को हुई, और इस कहा जाता है कि जब 2020 में अब्राहम एकॉर्ड, ये भी पूछा जा सकता है कि अब्राहम एकॉर्ड किस वर्ष हुई थी। अब्राहम एकॉर्ड, जिसके अंतर्गत अरब के कुछ देशों ने इजराइल को राजनयिक तौर पर मान्यता प्रदान की, उसके बाद अरब इजराइल संबंधों में मधुरता आने लगी थी। इस सम्मेलन पे एक पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से बताया इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि, किसका निर्माण किस तरह से हुआ, इस सम्मेलन का महत्व क्या, और इस सम्मेलन का भारत के ऊपर क्या प्रभाव। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ। एक तरह से यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन यह व्यापक आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता नहीं है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन विदेश मंत्री डैन हेडन ने ऑनलाइन समारोह में इस समझौता पर हस्ताक्षर किया। जिस समय हस्ताक्षर हो रहे थे उस समय पे नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन मौजूद थे, और समझौते के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों को रखा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया उनका कितनामा व्यापारिक साझी 17वां साझेदार देश, दोनों देशों में भी कितनी व्यापार हो रही है, 27.5 मिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। भारत की तरफ से 6.9 व्यापार है, हालांकि व्यापार घाटा में है अभी भारत। दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार इस समझौते के बाद कहा जा रहा है 25 अरब से बढ़कर 45 से 50 अरब हो सकता है। इस भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा। लगभग 1 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है, और इस समझौते से भारत के 96% मूल्य के वस्तु अब कर मुक्त हो जाएंगे, जिस पर पहले 4 से 5% कर लगाए जाते थे। आगे देखते हैं कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना व्यापार घाटा कम करने में सहायता मिलेगी, और चीन के विकल्प के रूप में एक सप्लाई चेन की स्थापना हो सकेगी। इस पर भारत अन्य देशों के साथ भी काम कर रहा है। इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ काम फैसला किया। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों देशों की मित्रता चीन के सप्लाई चेन का विकल्प बन सकती है। अगला है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीपा, ये यूए के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर है, वो बढ़कर 100 अरब डॉलर पहुंच जाएगा, जिसमें कि तेल व्यापार शामिल नहीं, सिर्फ वस्तु का व्यापार 100 अरब डॉलर के पार चला जाएगा दोनों देशों के बीच। तेल को यदि छोड़ देते हैं तो ये एक तरह से बेहद व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, और माना जाता था यहीं पर कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीपा जैसा समझौता हो सकता है। इस समझौते के ने जिस समय हो रही थी उसमें नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ऑनलाइन शिखर वार्ता के दौरान व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते में भारत की तरफ से पीयूष गोयल और यूएई की अर्थव्यवस्था के मामलों के मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी ने हस्ताक्षर किए। अभी चर्चा कर ही रहे थे कि 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार जो है वो 7.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य तक पहुंच जाएगी, और माना जाता है कि इस समझौते से भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत फायदा होगा, क्योंकि समझौते में इस बात का उल्लेख है ऐसी दवाइयां जो कि यूरोपीय यूनियन द्वारा भारत बेचता है यूरोपीय यूनियन को या अन्य देशों को, यूएयू अपने यहाँ 90 दिन के अंदर ही अपनी इस दवा को यूएई में बेचने की स्वीकृति प्रदान कर देगा। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच सेवा क्षेत्र में भी व्यापार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आगे आते हैं। 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में
महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगुलर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीन ट्रायंगुलर क्या है, इसका उद्घाटन किस देश में हुआ। इससे भी अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर किस देश में ग्रीन ट्रायंगुलर की स्थापना की गई। यह पूछा जा सकता है आजादी का अमृत महोत्सव और ग्रीन ट्रायंगुलर के बीच क्या संबंध है। ये तमाम तरह के प्रश्न इससे आ जा सकते हैं। इसीलिए ईटी के दृष्टिकोण से मैं इस तरह की घटना को महत्वपूर्ण मानता हूँ। हो सकता है कि इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने 75वें वर्ष में महात्मा गांधी का ग्रीन ट्रायंगुलर की स्थापना की। उसके बाद अगला प्रश्न है हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडेक्स से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इस पर एक अलग ही वीडियो हमारी होगी कि ताकि सब इंडेक्स को एक साथ देखा जा सके। उसके बाद इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार देखिए ये इनका 10वां एडिशन है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जा सकता। यदि इतना बड़ा शब्द ना हो, इसकी जगह सिर्फ ये हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वो भी आंसर सही होगा। लेकिन यदि रहे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, तो ये आंसर ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके बाद विश्व के सबसे अधिक प्रसन्न देश में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड शामिल है। और नीचे से यदि हम जाते हैं सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान, उसके ऊपर लेबनान, उसके ऊपर जिम्बाब्वे। भारत का स्थान 136वां है, जबकि पिछले साल 139वां था। मतलब कि इसमें सुधार हम देख रहे हैं। लेकिन इस भारत अपने तमाम पड़ोसी देशों से इसमें पीछे चल रहा है। पाकिस्तान, जहाँ की राजनीतिक अराजकता की स्थिति बनी हुई है, वहाँ वो 121 पे है। बांग्लादेश 94 पर, श्रीलंका 127 पर, नेपाल 84 पर, म्यांमार 126 पर। इनमें से श्रीलंका में भी आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई है। नेपाल में भी उनका विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि विदेशी से वस्तुएं मंगाने पर रोक लगाई जा रही है। फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में वो भारत से आगे है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सिप्री की रिपोर्ट है। विश्व में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो कि हथियारों की खरीद बिक्री पर, कौन से देश कितने हथियार खरीद रहे हैं, कौन से देश कितने हथियार बेच रहे हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसमें सिप्री एक प्रमुख संस्था है। और इस सिप्री की रिपोर्ट मतलब स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 17 से 21 तक भारत ने सबसे अधिक हथियार खरीदा है। बात सही है। इसके बाद सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन का स्थान आता है। फिर है कि बेचने वाले देश कौन है। 17 से 21 की वजह अमेरिका ने विश्व में सबसे अधिक हथियार बेचे हैं। दूसरे स्थान पर रूस का, तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे स्थान पर चीन और 5वें स्थान पर जर्मनी है। चीन एक ऐसा देश है जो कि हथियार खरीदने और हथियार बेचने दोनों में उनका 5 देशों के अंदर वो शामिल है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन से ऐसे देश हैं कि जो सबसे अधिक हथियार बेचता भी और सबसे हथियार खरीदता भी। तो उसका आंसर हो जाएगा चीन। भारत की तरफ से देखें तो भारत ने सबसे अधिक हथियारों का आयात किया है। विश्व में जितने भी हथियारों की बिक्री होती है उसका 11% हथियार अकेले भारत खरीद रहा है। तो इसमें यह है। इसके बाद वर्ष 2012 से 16 के बीच भारत द्वारा किए जाने वाले हथियारों के आयात में 21% कमी आई है। भारत ने वर्ष 2022-23 में अपने बजट में इस बात का उल्लेख किया है कि वो 70% मूल्य के हथियार स्थानीय स्तर से खरीदेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो 70% हथियारों की खरीदारी अपने देश से करेंगे। और यही वजह है कि एक तरफ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हथियार भी खरीद रहा है, दूसरी तरफ उसके हथियार की खरीद में लगातार कमी भी आ रही है। इस बजट में तो स्पष्ट रूप से घोषित ही कर दिया गया, हम 70% मूल्य के हथियार अपने देश से ही खरीदेंगे। और इस बात को लेकर भारत कई तरह के हथियार को आयात करने पर लगातार प्रतिबंध भी लगा रहा है। 2026 तक तो कई तरह के हथियारों के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी जाएगी। अब है कि तो भारत के हथियारों की खरीदारी में आने वाली कमी का सीधा संबंध भारत सरकार का वो फैसला है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अपने देश में हथियार के उत्पादन पर ध्यान दिया। कहा जाता है कि भारत के हथियार निर्माण उद्योग की अब एक तरह से शुरुआत हुई है। इसके वजह से आने वाले समय में भारत का कहा जा रहा है कि भारत
हथियारों के आयात पे होने वाले खर्च में कमी आनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं कि व्हाट इज 5 आई। एक इंटेलिजेंस अलायंस है। इस पे देखें कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस पे आगे हम चर्चा करते हैं कि 5 आई में 5 कौन से देश हैं। 5 आई अलायंस एक तरह से ये इंटेलिजेंस अलायंस है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, अमेरिका से पूछा जब 5 आई क्या है तो ये 5 देशों का एक इंटेलिजेंस अलायंस। इसमें यदि हम फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड को जोड़ देते हैं तो ये 9 आई कहलाती है, यानी 9 देशों का इंटेलिजेंस अलायंस। इसमें यदि हम 9 आई में जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इटली, स्वीडन को शामिल कर लेते हैं, ये 14 आईज कहलाती है। इस चर्चा में इस हाल फिलहाल इसलिए भी रहा है कि इन्होंने चीन की नीति की काफी आलोचना की और इन्होंने कहा है कि उनके रिपोर्ट में ये पता चला है कि चीन हांगकांग में लोकतांत्रिक अधिकार या मानव अधिकारों का दमन कर रहा है। इस वजह से भी ये चर्चा में रहा है। मोटे तौर पर पीटी में से क्वेश्चन यही होंगे कि 5 आई क्या है, इसमें कौन देश शामिल है, 9 आई क्या है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बहुत सारी जगह से रिपोर्ट आती है, तो इस बात को याद रखिएगा कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स एक और दो संस्थाएं हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है। इसके अनुसार देखें तो सबसे प्रदूषित वायु जो है भारत की राजधानी दिल्ली के, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर है, तीसरे स्थान पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। इसने 5 प्रदूषकों के आधार पर अपना प्रदूषण का स्तर तय करती है, जिसमें कि ओजोन है, पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन वायु में इनके मात्रा के आधार पर यह तय करती है कि वायु दूषित है, कितनी हद तक दूषित है। इस आई एक्यूआई वायु गुणवत्ता को 0 से 500 के पैमाने पर रख कर तय करती है और जहां 50 से कम हो वहीं की वायु की गुणवत्ता को माना जाता है संतोषजनक, वहां के वायु को शुद्ध माना जाता है। इस आधार पर देखें तो भारत की कहा जाता है कि 90% आबादी दूषित वायु में सांस लेती है। हालांकि ये अलग संस्था की रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही थी तो मैं बता रहा हूँ कि भारत में जिस तरह से प्रदूषण है, और ऐसा भारत की स्थिति नहीं, जितने तमाम विकसित और विकासशील देश हैं उनमें से बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर 50 से कम नीचे ऑकस, ये भी चर्चा में है। हाल फिलहाल में इस 2 मुद्दों के लिए चर्चा में रहा। पहला, इंडो पैसिफिक में एक नया संगठन उभर के सामने आया था क्वाड के साथ साथ, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। माना जाता है कि ऑकस क्वाड के रहते हुए ऑकस का आना का मूल उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से हथियारों की आपूर्ति की जाए, दूसरा कि किस तरह अमेरिका इंडो पैसिफिक में ब्रिटेन को लेकर के, ये दोनों बात ऑकस से पूरी होती है। इसमें ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही शामिल। जब इस संगठन की स्थापना हुई तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत से हथियार देने का फैसला किया और हाल में ऑकस के देशों ने हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने का फैसला किया है। हम देखते हैं कि ऑकस के अंतर्गत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का भी फैसला किया था। अब हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एक तरह से ये एक ऐसी संगठन है जो कि इंडो पैसिफिक में हर तरह के हथियारों के साथ मौजूद रहना चाहती है। हाल में ही अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहा जाता है कि रूस चीन में के पास है ने अपना सफल परीक्षण पहले कर चुका है। साथ ही एक अमेरिकी सेनेटर थे जिसने कहा था कि रूस, चीन, भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में वो अमेरिका से आगे है। और भारत में भी कई बार इस तरह की खबरें आती है कि भारत में भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने में बहुत आगे निकल चुकी है, या फिर हो सकता है कि इसे किसी दूसरे नाम से इसका परीक्षण की भी किया गया। यूएनपीई का जो एनुअल फाउंडर रिपोर्ट है, मतलब कि नॉइस पे जो रिपोर्ट आई है, इससे भी पूछा जा सकता है। जितने भी इंडेक्स होते हैं उनसे हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले हम प्रदूषण वाले इंडेक्स पे चर्चा कर रहे थे, वायु प्रदूषण वाले इंडेक्स पे पर चर्चा कर रहे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार ढाका को विश्व से सबसे शोर वाले शहर के रूप में शामिल किया। तो हम प्रदूषण वाले चर्चा कर रहे थे तो भारत की राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित, वायु प्रदूषण सबसे अधिक वहां थी। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे
ध्वनि प्रदूषण किस देश में है? तो मुरादाबाद देश स्थान पर मुरादाबाद है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट भी कहती है कि भारत सबसे अधिक शोर वाले 5 शहर भारत में ही आसनसोल, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली। शांत शहरों में देखें तो जॉर्डन का इरबिड, लियो फ्रांस का, स्पेन की मैड्रिड, सर्बिया का बेलग्रेड और स्वीडन का स्टॉकहोम। सबसे शांत शहर इरबिड, जो जॉर्डन की शहर सबसे वो है ढाका। यहीं से क्वेश्चन होते हैं, प्रथम स्थान पे कौन है, द्वितीय स्थान पर कौन है। भारत के अंतर्गत देखें तो याद रखिएगा मुरादाबाद भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के कौन 5 शामिल है, जिसमें कि आसनसोल, जयपुर, कलकत्ता 2 पश्चिम बंगाल से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किस राज्य में सबसे अधिक शहरों का नाम आया है, तो आसनसोल, कोलकाता, तो दोनों पश्चिम बंगाल से। हाल ही में लोकसभा ने सामूहिक नरसंहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के प्रतिशत संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी। क्वेश्चन ये बनता है कि दरअसल यह संशोधन सामूहिक विनाश हथियार एवं आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों निषेध अधिनियम 2005 में संशोधन। ये कोई नया कानून नहीं है बल्कि 2005। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन सी धारा लाई गई। नई धारा ए डाली गई है और जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सामूहिक विनाश के हथियार संबंधित किसी भी गतिविधियों को वित्त पोषित नहीं कर सकता है। तो यदि वित्त पोषित करता है तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। तो मुख्य रूप से धारा 12 ए जोड़ी गई है और धारा 12 ए का संबंध वित्तीय संपत्तियों के ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था जो कि सामूहिक विनाश के हथियारों को फंडिंग करती है, उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। धारा 12 ए में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था। इससे पहले ही सामूहिक विनाश के हथियार को रोकने संबंधी भारत के पास कानून, लेकिन अब इसमें एक नई धारा दो। हाफिज सईद को 32 साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले भी हाफिज सईद को 36 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान लगातार FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल है। और उस बार पाकिस्तान से कहा भी गया था कि आप जिस तरह से आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में विफल रहे, जिसकी वजह से आप ग्रे लिस्ट में शामिल है, क्योंकि 27 में से 21 पॉइंट पाकिस्तान ने पूरा कर दिया था। इसमें कहा जा रहा है कि आतंकवाद विरोधी अदालत ने बम्बई हमले में आतंकवादी मास्टरमाइंड जमात उल दावा के प्रमुख हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में 32 साल की सजा सुनाई। याद रखना है कि इसे सजा बम्बई में हुए आतंकवादी हमले के लिए नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग के लिए इसे सजा सुनाई गई। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित एक आतंकवादी, वर्ष 2008 में इसे आतंकवादी घोषित किया गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूरोपीय यूनियन हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तोयबा और जमात उल दावा पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका हाफिज सईद पर $10 बिलियन का इनाम घोषित रखा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, यहाँ 22 पढ़ लीजिए, व्यापार को देखते हैं तो वित्तीय वर्ष में कहा जाता है कि अब तक के इतिहास में सबसे अधिक व्यापार हुआ है और व्यापार का कुल व्यापार लगभग 418 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उसी तरह से रिकॉर्ड आयात भी किया है भारत ने 610 अरब डॉलर, मतलब कि रिकॉर्ड स्तर पर आयात, रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात। और इस लिहाज से हम देखते हैं तो कुल भारत का व्यापार घाटा 192 मिलियन डॉलर के आसपास हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत का कुल व्यापार, मतलब जिसमें कि हम आयात और निर्यात को मिला देते हैं, तो वो अब 1 अरब डॉलर को पार, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। व्यापार घाटा की चर्चा करें तो 192 बिलियन डॉलर रहा है और व्यापार घाटे पिछले वर्ष की तुलना में 87.5% की वृद्धि हुई और निर्यात में उस तुलना में कम वृद्धि देख रहे हैं, 45% की वृद्धि हुई। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा क्षेत्र में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और इस बार 240 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य का अनुमान था, जो कि पूरा कर लिया गया। तो सेवा क्षेत्र में भारत व्यापार अधिशेष में, और यही इसी वजह से जो व्यापार, भारत का कुल व्यापार भुगतान संतुलन है वो, और व्यापार संतुलन है वो काफी हद तक संतुलित हो जाती है। भारत इस बार ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते रहे हैं कि किस देश के साथ भारत का व्यापारिक सबसे अधिक होता है। तो इस बार चीन प्रथम स्थान पर है,
$25 मिलियन तक भारत चीन का व्यापार जो है पिछले वर्ष की तुलना में 43.3% की वृद्धि हुई। ये सब डाटा से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं। और भारत का व्यापार घाटा भी बहुत तेजी से बढ़ा है, 69.38 अरब डॉलर का हो चुका है। और इसीलिए भारत अब बार बार चीन से कहता भी रहा है कि वो भारतीय वस्तुओं को चीनी बाजार तक पहुंच बनाने में सहयोग नहीं करती। चीन सरकार की भारतीय वस्तुओं को अपने बाजार में पहुंच बनाने में सहयोग करना चाहिए। जब भी भारत चीन के बीच वार्ता होती है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह के करंट अफेयर्स पर हम लगातार चर्चा करते रहे। ये करंट अफेयर्स का भाग 1 है, जिसके अंतर्गत हम 2021 पहले एक दिन में हम भाग 2 भी लाएंगे, जिसमें कि बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए समसामयिकी पर हम आपसे लगातार चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी आरंभिक परीक्षा से पहले हम वर्ष 2021-22 के महत्वपूर्ण समसामयिकी पर आप लोगों के साथ चर्चा कर चुके होंगे। तो ये था